देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। बघेलखंड में प्रचलित बघेली बोली, खान पान, रीति रिवाजों में विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार आदि में लोकगीतों का प्रचलन बहुत ही लोकप्रिय है। रीवा राज्य की सांस्कृतिक विरासत देश में अनूठी है। प्राकृतिक सौंदर्य में यहाँ के वन अभयारण्य, जलप्रपात, पर्वत श्रेणियों में बने तीर्थ स्थल, किले, जहाँ भ्रमण योग्य दर्शनीय स्थान है, वहीं यहाँ के रीत रिवाज, बोली, उत्सव, खान पान, लोक संगीत, लोक नृत्य भी विविध छटाओं के दर्शन करवाते हैं। बघेली बोली में आज बहुत से नाटक लिखे जा रहे हैं, कविताएं गढ़ी जा रही हैं, साहित्यिक रचनाएं की जा रही हैं। जहाँ सुरमई पाखें खोले, सूरज आंखें मलके, पर्वत पर्वत फूट रहे हैं, झरने नई गजल के। पेड़ों का परिधान पहनकर सस्य श्यामला माटी, सौ सौ बल खा जाए कमरिया हुई बरदहा घाटी। चैत चांदनी में चलते हैं चर्चे नई फसल के, पर्वत पर्वत फूट रहे हैं, झरने नई गजल के। पेड़ों का परिधान पहनकर सस्य श्यामला माटी, सौ सौ बल खा जाए कमरिया हुई बरदहा घाटी। चैत चांदनी में चलते हैं चर्चे नई फसल के, पर्वत पर्वत फूट रहे हैं, झरने नई गजल के। कि हर गौरी गुर्गी की गरिमा, हर गौरी गुर्गी की गरिमा, गाथा लिखे पसीने की। शिल्पकार की गढ़ती छेनी, पानीदार नगीने की। हर गौरी गुर्गी की गरिमा, गाथा लिखे पसीने की। शिल्पकार की गढ़ती छेनी, पानीदार नगीने की। कि रोज सुपारी में गढ़ते हम किस्से ताजमहल के, पर्वत पर्वत फूट रहे हैं, झरने नई गजल के। जहाँ सुरमई पाखें खोले, सूरज आंखें मलके, पर्वत पर्वत फूट रहे हैं, झरने नई गजल के। भोर भैरवी तानसेन की जहाँ संवरती है, भोर भैरवी तानसेन की जहाँ संवरती है। चुपके चुपके सीढ़ी सीढ़ी नदी उतरती है। भोर भैरवी तानसेन की जहाँ संवरती है, चुपके चुपके सीढ़ी सीढ़ी नदी उतरती है। कि बिछिया बीहर हुई सुहागन, बिछिया बीहर हुई सुहागन, सोन आ गया चल के,
पर्वत पर्वत फूट रहे हैं झरने नई गजल के। विंध्य की विरासत। बघेलखंड के प्रमुख व्यंजन हैं इंदरसा, कढ़ी, पपड़ी, रसाज, दरिया, सेतुआ। ये व्यंजन न सिर्फ पौष्टिक हैं बल्कि स्वादिष्ट भी हैं। समय समय पर व्यंजनों का मेला भी यहाँ लगता रहता है। ये अवसर काज में, तीज त्योहार में तो हमेशा ही बनाया जाता है। समधिया होते तब बनाते। समधी आए, दामाद आए, कोई इस तरह के ज्यादा विशेष मेहमान स्पेशल आए, स्वागत होता है। तो ये स्पेशल स्वागत है, क्योंकि ये अगर अपन देखें तो ये प्रोटीन से भरा हुआ बहुत स्वादिष्ट और साथ में सेहत वाला खाना है ये। तो ये जब चाहें अपन तब बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडा हो तो अपन ठंड में ना बना पाएँ या बहुत गर्म हो, ऐसा नहीं है। ये है कि बहुत समय लगने वाला है, हर मौसम में बनता है, समय ज़्यादा लेता है, इसलिए रोज़ नहीं बनता। ये जब भी कोई अवसर काज और बघेलखंड में कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, तीज त्योहार होता है या कोई मेहमान आते हैं, तब उनके स्वागत के लिए ये विशेष तौर से बनता है। उन्हें बन जाऊं लकड़ी को, ए जी एक बनना क्यों, दुई बनना क्यों, तीसरे माँ चंदन का पेड़, ए जी चंदन का पेड़ ना काटो रे बढ़ईवा, चंदन चढ़े भगवान, ए जी राजा जनक जी के चेहरे करहिया, कौने बन जाऊं लकड़ी को, ए जी एक बनना क्यों, दुई बनना क्यों, तीसरे माँ तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ ना काटो रे बढ़ईवा, तुलसी चढ़ाए भगवान। वैवाहिक अवसर पर हुए नेगों में माटी मांगर, मातृका पूजन, मड़वा, सिलपोनी, जनेऊ, भीख, मुंडन, रिसाई, वृक्षा, कंकण, भुजाई, तेल चढ़ाई, कलेवा के साथ साथ विदाई आदि के बहुत मधुर गीतों के गायन का यहाँ प्रचलन है। जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच में मनोरंजन की प्रमुखता है। सामूहिक नृत्य इनकी परंपरा है एवं विशेष वेशभूषा इनकी धरोहर। बदन पर गोदना इनका परंपरागत आभूषण है। तथापि चांदी के कई विभिन्न आभूषण ये विभिन्न पर्वों पर धारण करते हैं। कर्मा, शैला, रीना, सजनई, ददरई, टप्पा इनके लोकगीत हैं। शैला नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। यह पुरुषों का है। मोरपंख, कलगी के साथ घुंघरू बांधकर यह नृत्य किया जाता है। मादल और ढोलक की थाप पर चांदनी रात में अर्धव्रत बनाकर मोरपंखी कलगी सर पर लगाकर कौड़ियों के बाजूबंदों से सजी स्त्री पुरुष मग्न होकर इस तरह नाचते हैं कि रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता। कोलदाहा नृत्य में स्त्रियां लहंगा, गलता अथवा साधारण परिधान में ही मस्ती के साथ नृत्य करती हैं। अहीरों का नृत्य बीछी है। इसमें नगड़िया बजाई जाती है और उसकी लय पर नृत्य किया जाता है। पराशक्तियों में आस्था रखने वाली जनजातियां शिव एवं शक्ति को आदिदेव मानती हैं। गौड़ जाति निराली और भोली भाली होती है। यह जंगलों में एकांत पहाड़ियों पर बसते हैं। इनकी स्त्रियां जड़ी बूटी बेचती हैं। ये रक्षार्थ कुत्ता साथ में पालते हैं जो इनका गढ़ चिन्ह भी होता है। विकसित क्षेत्र की धरोहरें भले ही पर्यटकों को अधिक लुभाती हैं, किंतु विंध्य भूमि पर बसी जनजातियों की संस्कृति उससे भी ज्यादा लुभावनी है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के सतना शहर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह करीब 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विंध्याचल में बसा यह क्षेत्र 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह कभी रीवा राज्य में शिकारगाह के रूप में विख्यात था। बांधवगढ़ पर्वतों, सुरम्य वादियों, हरे भरे सघन वनों से आच्छादित है। वन्य जीवों का अविस्मरणीय सुरक्षित संसार है। जीवों को देखने के लिए हम लोग एक वाहन में सवार होकर चल देते हैं। जब भी उद्यान जाएं, अपना कैमरा, दूरबीन, पानी का थर्मस अवश्य ले जाएं। 23 मार्च 1968 को बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस उद्यान में बाघ, चीतल, सांभर, चिंकारा, भालू, पैंथर, नीलगाय, बाइसन आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ साल, सरई, आंवला, हल्दू, बांस आदि के वृक्ष दिखाई देते हैं। तभी हमारे स्वागत में हमें घास के मैदान में एक चीतल खड़ा दिखाई देता है। हमें रास्ता पार करता हुआ मोर दिखाई देता है और अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जो अपने विभिन्न रंगों के संयोजन से सबको आकर्षित करता है। जंगल में मोर की आवाज मधुर प्रतीत होती है। वाहन में सवार हम लोग जा ही रहे थे। विदेशी पर्यटक दिखाई देते हैं जो अपने कैमरे से जंगल के नजारे कैद कर रहे थे। भारत में अन्य उद्यान की अपेक्षा यह छोटा है, किंतु यहाँ बाघ देखना आसान है। बाघ जंगल का राजा कहा जाता है। बाघ को देखते समय सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। बाघ को जंगल में देखना एक अविस्मरणीय क्षण होता है, और जंगल जाएं, बाघ को न देख पाएं तो बड़ी कोफ्त सी होती है। इस जंगल में चीतलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके पूरे शरीर में बूंदीदार रचना होती है। नर चीतल के सींग होती है। यह हमेशा झुंड में निवास करते हैं। एक जरा सी आहट पाते ही विपरीत दिशा में कुलांचें भरते हुए निकल जाते हैं। लंगूर बैठे दिखे, हमको आता देख एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। कुछ बंदर पेड़ों में आराम कर रहे थे और कुछ बंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को पेट से लिपटाए एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हुए रोचक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। सांभर, इनका रंग धूसर होता है। यह संख्या में इस उद्यान में अत्यधिक हैं, अतः यह कई बार रास्ते में दिखाई दे जाते हैं। एक चील दूसरे पेड़ से आकर सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गई। साल वनों से आच्छादित यह उद्यान हरितिमा लिए हुए है। हम घुमावदार रास्ते से गुजर रहे थे। प्राय जलाशयों के पास जानवर दिख जाते हैं। इस जिज्ञासा से हम लोग काफी देर तक उनके देखने के लिए इंतजार करते रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। पहाड़ में दिखाई दे रहा यह मंदिर रीवा राजघराने की निजी संपत्ति है। यहाँ जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। इस उद्यान में साल, सरई, हल्दू, आंवला, हरड़, बहेड़ा आदि के वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी कुल के आवास हैं। चंदना, दुबराज, हरियाल, काले गणेश आदि विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के कलरव से यह वन भूमि मुखर रहती है। सूर्यास्त हो रहा था और हम लोग लौट रहे थे। इस वन प्रदेश की यहाँ के वन्य प्राणियों, खासकर बाघ की मधुर स्मृतियों को अपने मन में संजोए। जहाँ सुरक्षित है वन्य प्राणियों का संसार। विंध्य की विरासत। बांधवगढ़ किला यह अत्यंत प्राचीन किला है। इस किले पर कई राजवंशों ने अधिकार जमाया, किंतु लंबे समय तक यह किला किसी के पास नहीं टिका। लगभग 2700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यहाँ का दुर्ग सदा अजेय रहा।
शेष सैया की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में अति प्राचीन गुफाएं मिली जो अपने अतीत की कहानी खुद ही कह रही थी। सामने ही बांधवगढ़ की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। हम सर्पाकार रास्तों से गुजर रहे थे जो कि पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे और काफी खतरनाक थे। यह दुर्गम पहाड़ी 811 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। इस दुर्गम पहाड़ी में विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है। यह बांधवगढ़ की पहाड़ी में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा जो कि 30 फीट लंबी प्रतिमा है जो कि शेष शैया में लेटी हुई है, अतः इसे शेष शैया भी कहते हैं। यहाँ एक शिलालेख खुदा है जो इस प्रतिमा के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मूर्ति के पैर की तरफ एक टूटी हुई मूर्ति है जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है। साथ ही वहां से एक झरना है जिसका जल मूर्ति के नीचे स्थित कुंड में सतत रूप से गिर रहा है। यह चरण गंगा के रूप में इस उद्यान के बीच में बहती हुई नदी के रूप में दिखता है। यह स्थान पर्यटकों के मनोरंजन एवं पिकनिक मनाने का बड़ा ही सुंदर स्थान है। ये इस जगह का क्या महात्मा है? इस जगह को शेष सैया बोलते हैं सर। ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है 35 फीट लंबी। ये करीब पिछले 1000 साल से यहाँ पर बनी हुई है। पूरा पत्थर को काट कर बनाया गया है। और यहाँ हर एक साल कृष्ण जन्माष्टमी में मेला लगता है। तो बहुत दूर दूर से पर्यटक वो लोग आते हैं जो दर्शन निवासी लोग होते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ से किला जाने का भी रास्ता है पैदल। तो 20 से 25 हज़ार पब्लिक जो है एक दिन में ऊपर जाती है और शाम तक सब वापस हो जाती है। तो ऐसे साल में 2 से 3 बार खुलता है पब्लिक के लिए जब लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये पीछे से जो जल रिस रहा है जी, इसका क्या नाम है? ये है सर चरणगंगा नदी का उद्गम है। विष्णु भगवान के पैरों के पास से पानी गिरता है और ऐसे साल भर गिरता रहता है, इसलिए इसको चरणगंगा नदी का नाम दिया गया है। और ये काफ़ी दूर करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मानपुर के पास तक जाकर सोन नदी में मिलती है नदी और कई गांव को कवर करते हुए जाती है। मनुष्य प्रकृति से जितना दूर होता चला जाएगा समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाएगी। हम प्रकृति को अपना दोस्त मानना भूल गए हैं। आप देखें कि पहले वन और अरण्य संस्कृति हुआ करती थी। हमारी शिक्षा दीक्षा भी अरण्य संस्कृति से होती थी। वनों के करीब रहते थे और पेड़ पौधों से, जमीन से, नदी से, आकाश से सबसे स्नेह रहता था। और इसीलिए उस स्नेह के कारण ही हमारे ऋषि मुनि जो समझदार लोग हुआ करते थे उन्होंने इसे कहीं ना कहीं पूजा पाठ से जोड़ दिया था कि लोग उससे जुड़े रहें। हम पेड़ों की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा से घर की शुरुआत होती थी। हम जल को देवता मानते थे, नहाते भी थे तो जलों को, नदियों का नाम लेके हम नहाते थे। हम आंवले की पेड़ की पूजा करते आए हैं, हम बरगद के पेड़ की पूजा करते आए हैं। पीपल हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो ऋषि मुनि ये सब जानते थे। मतलब अरण्य संस्कृति से समाज को जोड़ के चलते थे। समाज का विकास जैसे जैसे होता चला गया है हम प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। ध्यान करिए कि आज से 80 साल पहले हमारे देश के जो एक दूरदृष्टा विश्व विख्यात व्यक्ति थे जिन्हें पूरा विश्व गांधी जी के रूप में जानता है। गांधी जी ने 80 साल पहले कहा था कि पर्यावरण सम्मत विकास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बात की थी कि यह पृथ्वी विश्व के हर व्यक्ति की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकती। सीधा उनका तात्पर्य यह था कि आने वाले समय में व्यक्ति स्वार्थी न हो और विकास इस यात्रा की अत्यंत आवश्यक चीज है। तो विकास हो लेकिन वह पर्यावरण सम्मत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, न कि हम पर्यावरण को किनारे रहकर फिर उसका विकास करें। ये उन्हें प्रकृति से जोड़ने का उपक्रम करना चाहिए कि हम ये महसूस तो करें कि हम जीवित कैसे हैं।
और जब हम इस पर चिंतन शुरू करेंगे, क्योंकि अब लोगों ने चिंतन करना ही छोड़ दिया है कि हम जीवित कैसे हैं, लेकिन अगर जब हम चिंतन करेंगे तो हम जीवित कैसे हैं तो मालूम पड़ेगा और स्पष्ट बात समझ के सामने आएगी, चिंतन सामने आएगा कि हमारे जीवित रहने के 3 प्रमुख कारण जो हैं वो है हवा, पानी और भोजन। और तीनों हमको कौन देता है? तो जाहिर है कि बच्चों के सामने, बड़ों के सामने या बुजुर्गों के सामने भी अगर ये सवाल आएगा तो उसका 100% उत्तर हर जगह से यही आएगा कि यह हमें प्रकृति देती है, यह हमें पृथ्वी देती है। तो इसका सीधा मतलब है कि प्रकृति हमें हवा देती है ऑक्सीजन के रूप में, जिससे हम जीवित हैं। यही प्रकृति हमें पानी देती है, जिसके कारण हम जीवित हैं। और जो भी हम खा रहे हैं, अन्न, गेहूं, चावल, दाल या उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट दुनिया भर में बन रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वह भी इसी पृथ्वी से आते हैं। तो जब हमें पृथ्वी हमको जीवन जीने का एक मुख्य कारक है, इस पूरे जैव मंडल का कारक है कि न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, पालतू जानवर, वन्य प्राणी, ये पूरा जैव मंडल, कीड़े मकोड़े, तितलियां, सांप, बिच्छू, कुछ भी हो, ये पूरा जैव मंडल किसके कारण जीवित है? इस पृथ्वी के कारण, इस प्रकृति के कारण। आज के अंक में बस इतना ही।